नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअल्देज मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारत ने रूस से तेल आयात का बचाव किया। अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को अनुचित और असंगत बताया। रूस ने कहा कि वो स्वयं को INF संधि से जुड़ा नहीं मानता। यूरोपीय संघ ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपने नियोजित प्रतिशुल्क को 6 महीने के लिए स्थगित किया और भारत 2024 में विश्व के 5वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअल्देज मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। श्री मार्कोस भारत की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों नेताओं की बातचीत से द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होगी। एक रिपोर्ट। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और फिलीपींस व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। भारत और फिलीपींस के द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार एक अहम पहलू है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग का विस्तार हुआ है। आनंद कुमार के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत को निशाना बनाना पूरी तरह से अनुचित और असंगत है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए स्वतंत्र है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद तेल की पारंपरिक आपूर्ति में व्यवधान आया, इसीलिए भारत ने रूस से तेल आयात शुरू किया। मंत्रालय ने कहा कि उस समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की मजबूती और स्थिरता के लिए भारत के आयात का समर्थन किया था। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत के आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए निश्चित और सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित करना है और वैश्विक बाजार की अस्थिर स्थिति को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि भारत की आलोचना करने वाले देश भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके राष्ट्रीय हित के लिए ऐसा करना अनिवार्य भी नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले वर्ष रूस के साथ यूरोपीय संघ का व्यापार 67 अरब 50 करोड़ डॉलर मूल्य का था। ये उस वर्ष रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से कहीं अधिक है। मंत्रालय ने आगे कहा कि यूरोप और रूस के बीच व्यापार में केवल ऊर्जा नहीं बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। रूस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वो अब स्वयं को मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति INF संधि से बंधा हुआ नहीं मानता। मॉस्को का दावा है कि ये बदलाव सीधे तौर पर यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसी तरह की हथियार प्रणालियां तैनात करने के अमेरिका और NATO के इरादों का जवाब है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर उन मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण, उत्पादन और तैनाती से वैश्विक जोखिम बढ़ाने के आरोप लगाया है, जिन पर अब समाप्त हो चुकी INF संधि के तहत पहले प्रतिबंध लगा हुआ था। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संधि की शर्तें समाप्त हो गई हैं और पुष्टि की है कि वो अब मिसाइल तैनाती पर प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अस्थायी व्यापार समझौते के बाद वो अमेरिकी वस्तुओं पर नियोजित जवाबी शुल्क को 6 महीने के लिए स्थगित कर देगा। यूरोपीय संघ ने कहा है कि संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी है। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप ने अधिकांश यूरोपीय संघ के आयातों पर 15% शुल्क की घोषणा की थी, जिसमें कार या कार के पुर्जों पर कोई छूट नहीं थी। यूरोपीय संघ का अमेरिका के शुल्कों के खिलाफ जवाबी उपाय बृहस्पतिवार से प्रभावी होने थे, लेकिन अब इन्हें अगले साल की शुरुआत तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू हमास के साथ अप्रत्यक्ष युद्ध विराम वार्ता विफल होने के बाद गाजा में अगले कदमों पर निर्णय लेने के लिए इस सप्ताह अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने द जेरूशलम पोस्ट में बताया कि नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर पूर्ण रूप से कब्जा करने का फैसला किया है। उधर इजराइल की कैबिनेट ने अटॉर्नी जनरल गली बहराव मियारा को बर्खास्त करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका में लगभग 3000 बोइंग यूनियन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये घोषणा पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मशीनिस्ट्स एंड एरोस्पेस वर्कर IAM के सदस्यों द्वारा बोइंग के साथ संशोधित 4 वर्षीय श्रम समझौते को अस्वीकार करने के बाद की गई थी। ये कर्मचारी मिसौरी के सेंट लुइस और सेंट चार्ल्स तथा इलिनॉइस के मस्कॉटा स्थित बोइंग संयंत्रों में कार्यरत थे। बोइंग ने हड़ताल पर निराशा व्यक्त की और कहा कि वो हड़ताल के लिए तैयार है। उसने हड़ताल मुक्त कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजना लागू की है। ये आकाशवाणी है और अब आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। अमेरिका के लॉस एंजलिस में गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक घायल हुए हैं। लॉस एंजलिस पुलिस के अनुसार कल रात ग्रिफिथ एवेन्यू के पास गोलीबारी हुई, जहां लोग जश्न मना रहे थे। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच जारी है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका के मोंटाना के एक बार में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी। यमन के दक्षिणी समुद्री तट पर ज्यादातर इथियोपियाई प्रवासियों को ले जा रही एक नाव के पलट जाने की दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। यमन के अधिकारियों ने बताया कि नाव अदन की खाड़ी में अबियान प्रांत के पास डूब गई। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का कहना है कि नाव पर 157 लोग सवार थे। लिथुआनिया के प्रधानमंत्री गिंटौटास पुलुकास ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति नौसेदा के पास नए प्रधानमंत्री को नामित करने के लिए अब 15 दिन का समय है। इसे सीमास संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। श्री पुलुकास ने पिछले गुरुवार को इस्तीफा देने की घोषणा की थी। यूक्रेन में एक कानूनविद और एक सरकारी अधिकारी सहित 6 लोगों पर ड्रोन की खरीद में धन को गबन करने और सेना के लिए जैमिंग उपकरण की खरीद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इसमें कथित तौर पर विधायक, एक वर्तमान और अब बर्खास्त अधिकारी, एक नेशनल गार्ड कमांडर और 2 व्यवसायी शामिल थे। भारत विश्व के 5वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा है। यहां पिछले वर्ष लगभग 21 करोड़ 10 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की और मुंबई दिल्ली सबसे व्यस्त रूट के हवाई अड्डे रहे। 2024 में विश्व वायु परिवहन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने यह आंकड़े जारी किए। एक रिपोर्ट। आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष भारत में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वर्ष 2023 की तुलना में 11% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इस दृष्टि से भारत जापान से भी आगे रहा, जहां 20 करोड़ 50 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की। अमेरिका 87 करोड़ 60 लाख यात्रियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा विमानन बाजार रहा। चीन 74 करोड़ 10 लाख यात्रियों के साथ दूसरे स्थान पर और ब्रिटेन 26 करोड़ 10 लाख यात्रियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि स्पेन 24 करोड़ 10 लाख यात्रियों के साथ चौथे स्थान पर रहा। इस संख्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों विमान यात्रा करने वाले सभी यात्री शामिल हैं। 10 सबसे व्यस्त रूट के हवाई अड्डों में मुंबई दिल्ली रूट 7वें स्थान पर रहा, जहां से पिछले वर्ष 59 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की। विश्व के व्यस्ततम हवाई अड्डों में सबसे आगे दक्षिण कोरिया का जेजू सोल रूट रहा, जहां से पिछले वर्ष 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने यात्रा की। समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। ड्यूरेंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप एफ में कल इम्फाल ने रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने टीडिम रोड एथलेटिक यूनियन फुटबॉल क्लब को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2-1 से पराजित किया। इस जीत के बाद रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ग्रुप एफ में दूसरे स्थान पर आ गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअल्देज मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारत ने रूस से तेल आयात का बचाव किया। अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को अनुचित और असंगत बताया। रूस ने कहा वो स्वयं को INF संधि से जुड़ा नहीं मानता। यूरोपीय संघ ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपने नियोजित प्रतिशुल्क को 6 महीने के लिए स्थगित किया और भारत 2024 में विश्व के 5वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।